नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं 1980 के दशक में, जब क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। लोग डर के साये में जी रहे थे। हर कोने में अपराध की खबरें सुनने को मिलती थीं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है एंटन चिगुर्ह। उसे एक पुलिस वाला गिरफ्तार करके ले जाता है, लेकिन वो बेहद शातिर क्रिमिनल है। एक पल में ही वो पुलिसकर्मी को बड़ी बेरहमी से मार देता है। वह जाकर वॉश बेसिन में हाथ धोता है और अपना हथियार लेकर वहां से फरार हो जाता है। एंटन का हथियार बड़ा अजीब है। ये एक ऑक्सीजन सिलेंडर है जो आमतौर पर लोगों की जान बचाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन एंटन इसे लोगों की जान लेने के लिए यूज करता है। जब एंटन पुलिस की गाड़ी में वहां से भाग रहा होता है तो रास्ते में उसे एक आदमी दिखता है। वो उसे पूरी इज्जत के साथ गाड़ी से बाहर आने को कहता है, फिर उसी सिलेंडर से उसे मार देता है। हम देखते हैं कि एंटन एक गैस स्टेशन पर जाता है। वहाँ का मालिक उससे पूछता है कि ये गाड़ी यहाँ की नहीं लगती, कहाँ से आए हो? एंटन कहता है कि इससे तुम्हें क्या लेना देना। बूढ़ा आदमी तो बहुत अदब से बात कर रहा होता है, लेकिन ये एंटन को पसंद नहीं आता। उसको अंदाजा नहीं होता कि वो कितने खतरनाक आदमी से बात कर रहा है। एंटन उससे उसके घर का पता, सोने का समय और दुकान बंद करने का समय पूछता है। मालिक जवाब देता है, लेकिन सोच में पड़ जाता है क्योंकि एंटन बिना किसी इमोशंस के उससे बात करता है। दरअसल एंटन एक साइको किलर है जो कभी भी किसी को मार देता है। उसे लोगों की जान लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। वो उसके मर्डर का फैसला टॉस से करने के लिए एक सिक्का उछालता है और कहता है कि हेड्स या टेल्स। मालिक पूछता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा? एंटन कहता है कि तुम्हें एक नई जिंदगी मिलेगी। मालिक डर के मारे हेड्स चुनता है और किस्मत से वो हेड्स ही था। एंटन उसकी जान बख्श देता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम एक शिकारी को देखते हैं जिसका नाम लेवलिन मॉस है। वो पहले वियतनाम वॉर में सोल्जर रह चुका है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है, इसलिए वह अपने घर की ओर बढ़ता है। तभी उसे एक जगह पर बहुत सी गाड़ियां दिखती हैं। पास जाने के बाद लेवलिन को समझ आता है कि यहाँ गैंग वॉर हुआ था। उसको वहाँ कई लोग मरे हुए मिलते हैं, लेकिन गाड़ी में एक आदमी जिंदा होता है। दरअसल वह एक मैक्सिकन गैंगस्टर है। वो उससे पानी मांगता है, लेकिन लेवलिन उसको पानी नहीं देता। वो आगे बढ़ता है और पेड़ के नीचे एक और आदमी देखता है जो अब मर चुका है। वही उसे एक ब्रीफ केस मिलता है जिसमें $2 मिलियन होते हैं। उन पैसों को देखकर लेवलिन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो पैसे लेकर अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी को इन पैसों के बारे में बताता है, लेकिन ये नहीं बताता कि ये पैसे उसे कहाँ से मिले। लेवलिन को जिंदा आदमी की याद बार बार आने लगती है जिसे उसने पानी नहीं दिया था। इस गिल्ट के साथ वो रात को वापस वहां जाने का फैसला करता है। वो अपनी गाड़ी को दूर खड़ी कर देता है। आगे जाकर उसे पता चलता है कि वह आदमी अब मर चुका है। तभी लेवलिन को पीछे अपनी गाड़ी के पास कुछ लोग दिखाई देते हैं। दरअसल ये सब ड्रग डीलर्स होते हैं जो अपने पैसों को वापस लेने के लिए आए हैं। लेवलिन को समझ आता है कि वह अब बुरी तरह फंस चुका है, इसलिए वह वहां से भागता है। तभी गैंगस्टर उसको देख लेते हैं और पीछा करते हैं। वे लोग उसके पीछे कुत्ते छोड़ देते हैं, लेकिन वो किसी तरह पानी में कूदकर वहां से भाग निकलता है। अब अगली सुबह होती है। लेवलिन अपने घर लौटता है और अपनी पत्नी से कहता है कि उसे अपनी माँ के पास जाना होगा। लेवलिन को पता है कि यह $2 मिलियन का सवाल है, इसलिए ड्रग डीलर्स किसी भी तरह उसके बारे में पता लगा लेंगे, क्योंकि उसकी गाड़ी वहीं रह गई थी और उसकी नंबर प्लेट से उसका पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं कि उन ड्रग डीलर्स ने लेवलिन को ढूंढने और अपने पैसे वापस लाने के लिए सबसे खतरनाक किलर एंटन को हायर कर लिया है, क्योंकि एंटन एक साइको इंसान है जिसको किसी की जान लेने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती। एंटन उन 2 गैंगस्टर के साथ उस जगह जाता है जहां से पैसे गायब हुए थे। वे लोग उसको एक रिमोट देते हैं और बताते हैं कि ब्रीफकेस में ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है। जब भी बैग उसके आसपास होगा ये रिमोट सिग्नल देने लगेगा। एंटन का इरादा बदल जाता है। वो खुद सारे पैसे हड़पने के लिए उन दोनों को वहीं मार डालता है। अब उसे बस पैसे ढूंढने हैं। एंटन को लेवलिन की गाड़ी की नंबर प्लेट से पता चलता है कि वो कहाँ रहता है। वो सबसे पहले लेवलिन के घर जाता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। वो देखता है कि लेवलिन और उसकी पत्नी घर छोड़कर चले गए हैं। उसे घर में पड़े टेलीफोन बिल से ये पता चलता है कि कई बार एक ही नंबर पर कॉल किया गया है, जो लेवलिन की पत्नी की माँ का नंबर होता है। अब एंटन समझ जाता है कि लेवलिन कहीं भाग चुका है और उसकी पत्नी अपनी माँ के घर पर है। दरअसल लेवलिन यहाँ से निकलकर शहर के एक होटल में रुका हुआ है और वही $2 मिलियन छुपा दिए होते हैं। वो पैसों को एक एयर डक्ट के अंदर छुपाता है और फिर शॉपिंग करने निकल जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो उसे महसूस होता है कि उसके कमरे में कोई है, इसलिए वो उस रात अपने कमरे में नहीं जाता।
अगले दिन वो उसी होटल के एडजासेंट रूम यानी बगल वाले रूम में ठहरता है, क्योंकि उन दोनों कमरे का एयर डक्ट एक ही होता है। वहां से लेवलिन आसानी से अपने पैसों को खींच सकता है। दूसरी तरफ एंटन ट्रैकिंग डिवाइस के साथ पूरे शहर के होटलों में घूम रहा था। अब वो आखिरकार उसी होटल के पास पहुंचता है जहां लेवलिन ठहरा हुआ है। उसे रिमोट में सिग्नल आने लगता है। एंटन जैसे ही होटल में घुसता है, उसे पता चल जाता है कि बैग इसी कमरे में है। वो अपने जूतों को उतारता है और चुपचाप दरवाजे की तरफ बढ़ता है। वो अपनी सिलेंड्रिकल गन से दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर घुस जाता है, जहां पहले से मैक्सिकन गैंगस्टर्स मौजूद होते हैं। एंटन उनको एक एक करके मार डालता है। ये वही लोग हैं जिनको एंटन ने धोखा दिया था। वो एयर डक्ट में बैग की तलाश करता है तो देखता है कि बैग वहां नहीं है, लेकिन बैग को खींचने के निशान जरूर हैं। इससे उसे पता चलता है कि लेवलिन ने बैग निकाल लिया है। दरअसल लेवलिन को गोलियों की आवाज से पता चल गया था कि कोई पैसों के लिए आया था। अब लेवलिन पैसों के साथ एक दूसरे होटल में जाता है। उसको लगता है कि जरूर इस बैग में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से लोग उसका पीछा कर रहे हैं। जब वो बैग खोलता है तो उसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस मिलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि एंटन उस होटल में भी पहुंच जाता है। वो फिर से अपने हथियार से दरवाजे को तोड़ देता है, लेकिन लेवलिन वहां से बाहर निकल जाता है। वो भागने के लिए एक टैक्सी में बैठता है, तभी टैक्सी वाले को गोली लग जाती है। अब उन दोनों के बीच जबरदस्त फायरिंग होती है, जिसमें दोनों ही घायल हो जाते हैं। लेवलिन किसी तरह जान बचाकर यूएस मैक्सिको बॉर्डर की तरफ भागता है। वो पैसों का बैग झाड़ियों में छुपाता है और ड्रंक होने का नाटक करके बॉर्डर क्रॉस कर लेता है और मैक्सिको में दाखिल हो जाता है। अगली सुबह हम शेरिफ टॉम बेल को देखते हैं, जो इस केस की तहकीकात कर रहे हैं। शेरिफ बेल को कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि लेवलिन इस पूरे मामले में गहरा फंसा हुआ है। वो लेवलिन की पत्नी की मां के घर जाते हैं और उसकी पत्नी को बताते हैं कि लेवलिन की जान खतरे में है। शरीफ बेल उसे समझाते हैं कि वे लोग जो लेवलिन के पीछे लगे हैं बेहद खतरनाक हैं और उसे किसी भी जानकारी मिलने पर तुरंत उन्हें सूचित करने को कहते हैं। लेवलिन गोली लगने के कारण मैक्सिको के एक हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। उसके सामने एक आदमी बैठा होता है। उसका नाम कार्सन वेल्स है। दरअसल वह भी एक किलर है जिसको उस आदमी ने हायर किया होता है जिसके वह पैसे थे, लेकिन फेल ड्रग डील के चलते उन्होंने पैसे गंवा दिए। कार्सन उसे समझाता है कि तुम वो सही आदमी हो जिसको गलत पैसे मिल गए हैं, और कहता है कि वो उसे पैसे लौटा दे क्योंकि अब उसके पीछे सिर्फ मैक्सिकन गैंगस्टर्स ही नहीं बल्कि एंटन भी है, जो उसे मारने के लिए हर हाल में तैयार है। कार्सन उसे प्रोटेक्शन का वादा करता है, लेकिन लेवलिन उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। दूसरी ओर एंटन, जो लेवलिन द्वारा चलाई गई गोली से घायल है, अपने घावों का खुद इलाज कर रहा होता है। उसकी बेरहमी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अपनी गोली निकालकर खुद ही टांके लगाता है और इस दौरान उसके चेहरे पर दर्द का नामो निशान तक नहीं दिखता। एंटन के इस रवैये से उसकी निर्दयता का पता चलता है कि उसे न खुद के दर्द की परवाह है और न किसी और के। अब एंटन कार्सन के ठिकाने पर पहुंचता है और अपनी ऑक्सीजन सिलेंडर गन से कार्सन को मार देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कार्सन को उन्हीं ने भेजा था जिनके पैसे गायब थे। उसी वक्त कार्सन के पास लेवलिन का फोन आता है, जो कार्सन को पैसे देने के लिए तैयार होता है ताकि उसे प्रोटेक्शन मिल सके। लेकिन एंटन कॉल उठाता है और लेवलिन से कहता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो उसकी पत्नी को मार देगा, क्योंकि उसे पता है कि वो अपनी मां के घर पर है। लेवलिन इस धमकी की परवाह नहीं करता और फोन काट देता है। अगली सुबह वो अपनी पत्नी को फोन करके कहता है कि उसकी जान खतरे में है और उसे उसके पास आ जाना चाहिए। अब चूंकि लेवलिन की पत्नी को पता चल जाता है कि वो कहाँ है, वो तुरंत शरीफ बेल को कॉल करके उसकी लोकेशन बता देती है। शरीफ बेल वादा करते हैं कि वो लेवलिन को कुछ नहीं होने देंगे। हम देखते हैं कि शरीफ बेल उसी जगह की ओर निकल पड़ते हैं जहां लेवलिन छिपा हुआ है। इसी दौरान लेवलिन की पत्नी और उसकी माँ भी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। कुछ मैक्सिकन गैंगस्टर्स भी उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि वे भी लेवलिन के पास पहुंचना चाहते हैं। उनमें से एक गैंगस्टर लेवलिन की कार्ला की मां से बातचीत में पता कर लेता है कि वो कहां जा रहे हैं। अब गैंगस्टर्स को लेवलिन की लोकेशन मिल जाती है। हम लेवलिन को देखते हैं जो झाड़ियों में छुपाया हुआ बैग लेकर वापस अपने होटल पहुंचता है। शेरीफ बेल भी होटल पहुंचने ही वाले होते हैं, तभी उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है और पार्किंग से मैक्सिकन गैंगस्टर्स भागते हुए दिखते हैं। वो तुरंत होटल के अंदर जाकर देखते हैं कि उन लोगों ने लेवलिन को मार दिया है, मतलब अब लेवलिन की मौत हो चुकी है। ये देखकर शेरीफ बेल को बहुत अफसोस होता है, क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाने का वादा किया था।
कार्ला और उसकी माँ भी होटल पहुंच जाते हैं और उसके मौत से सभी बेहद दुखी होते हैं। हम देखते हैं कि होटल को सील कर दिया जाता है। शरीफ बेल अब पूरी तरह टूट चुके हैं। लेकिन रात को एंटन होटल आता है। शरीफ बेल देखते हैं कि किसी ने दरवाजा तोड़ा हुआ है। वो अंदर जाते हैं जहां एंटन छिपा होता है। शरीफ बेल की किस्मत अच्छी थी कि एंटन उस पर हमला नहीं करता और वो सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद शरीफ बेल अपने अंकल के घर जाते हैं और बताते हैं कि आज की दुनिया में क्राइम इतना बढ़ चुका है कि वो खुद को इस दुनिया में एडजस्ट नहीं कर पा रहे। इसीलिए उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो रिटायरमेंट ले लेंगे। दरअसल बेल को लगता है कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब लोग बिना सोचे समझे किसी की भी जान ले लेते हैं। हालांकि अंकल उन्हें समझाते हैं कि दुनिया पहले भी ऐसी थी, लेकिन वो अब रिटायर होने का फैसला करते हैं। लेवेलिन की मौत के कुछ हफ्तों बाद उसकी पत्नी कार्ला अपनी माँ के घर से वापस लौटती है। जैसे ही वह घर में आती है, वह देखती है कि सामने एक आदमी बैठा हुआ है। वह कोई और नहीं बल्कि एंटन है। उसे देखते ही कार्ला समझ जाती है कि यह वही खतरनाक आदमी है जो उसके पति को मारना चाहता था। एंटन कार्ला से कहता है कि उसने लेवेलिन से एक वादा किया था और अब वो वादा पूरा करने आया है। जब कार्ला पूछती है तो वो बताता है कि उसने वादा किया था कि वो उसकी पत्नी को मारेगा। कार्ला बोलती है, प्लीज मुझे मारो मत। एंटन ये बात सुनकर एक सिक्का उछालता है और बोलता है कि हेड्स या टेल्स, लेकिन कार्ला बोलने से इनकार कर देती है। वह कहती है कि तुम हमेशा सिक्के का सहारा लेते हो ताकि मौत का फैसला तुम पर न आए, लेकिन फैसला तुम्हारा है, सिक्के का नहीं। हम एंटन को घर से बाहर निकलते हुए देखते हैं। वह अपने जूतों को देखता है कि कहीं खून के निशान न हो। इससे ये साफ हो जाता है कि एंटन ने कार्ला को मार डाला है। अब वो गाड़ी लेकर वापस जाता है। वो इस बात से बहुत डिस्टर्ब होता है कि कार्ला की मौत उसके सिर पर है, क्योंकि उसकी मौत का फैसला सिक्के ने नहीं, उसने किया था। और इसी डिस्टर्बेंस में उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। वो किसी तरह गाड़ी से बाहर निकलता है। उसका हाथ बुरी तरह से टूट जाता है। एंटन दर्द में होता है, लेकिन वह हमेशा की तरह शांत रहता है। तभी दो लड़के अपनी साइकिल चलाते हुए आते हैं और उसे देखते हैं। एंटन उनसे एक शर्ट मांगता है ताकि वह अपने घायल हाथ को बांध सके। वह उन्हें कुछ पैसे देता है और कहता है, किसी को मत बताना कि तुमने मुझे देखा है। दरअसल उन बच्चों ने एंटन को घर से बाहर निकलते देखा था। एंटन फिर वहां से चला जाता है, हमेशा की तरह बिना किसी पछतावे के। इसके बाद आखिरी सीन में हम शेरिफ बेल को देखते हैं, जो अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। वह अपनी पत्नी से अपने 2 सपनों का जिक्र करता है। पहले सपने में उसने अपने पिता द्वारा दिए गए पैसे खो दिए थे। दूसरे सपने में वह अपने पिता के साथ एक पहाड़ पर जा रहा होता है। उसका पिता आग जलाकर उससे आगे चलता है, मानो उसे सही दिशा दिखा रहा हो। पहले सपने का मतलब है कि वह लेवेलिन को बचा नहीं पाया, और दूसरे सपने का मतलब उम्मीद से है, जो उम्मीद उसके पिता ने उसे दी थी, लेकिन वह किसी और को नहीं दे पाया। इसलिए उन्होंने वक्त से पहले रिटायरमेंट ले लिया। दरअसल आज की दुनिया में हिंसा और क्रूरता ने अपनी जगह बना ली है। पहले के समय इतना क्राइम नहीं था और उस वक्त के लोग अब बूढ़े हो चुके हैं, और इसीलिए इस फिल्म का नाम है नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, तब तक के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।